एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, उसके बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ लिया, सभी एलिमेंट्स के बारे में देख लिया, साइज के बारे में। अब अपन आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो टॉपिक डालो आयोनाइजेशन एनर्जी, फुल डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट जेई मेंस, जेई एडवांस सबके पीवाईक्यू के साथ में आपको डिटेल से करवाया जाएगा। तो टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी सर होता क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी? देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है उसको समझने की कोशिश करो। मैंने एक आइसोलेटेड गैसियस एटम बनाया, जैसे मैंने बनाया ये न्यूक्लियस है, ये इसकी सेल है, ये एक सेल और ये एक सेल और, ठीक है। यहां ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। अभी देखो समझो आराम से, ये एक इलेक्ट्रॉन है, आइसोलेटेड है यानी अकेला है। दूसरी बात गैसियस, गैसियस एटम है ये, ठीक है, गैस गैस फेज में। ओके सर, मैंने क्या किया, इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन बाहर की सेल में है, आउटर इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंड है, तो ये है लूजली बाउंडेड। लूजली बाउंडेड आउटर इलेक्ट्रॉन है ये। तो इस इलेक्ट्रॉन को, इस एटम, ये एटम है, इस एटम में से इस लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी, वो है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। समझे बात? भाई ये प्लस चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे तो अट्रैक्शन तो लगा रहा होगा, पर इसको अपने को निकालना है और मिनिमम एनर्जी देनी है। वो मिनिमम एनर्जी, आप कुछ मिनिमम एनर्जी इसको दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके यहां से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा इस सेल से, यानी इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने को मिनिमम एनर्जी के साथ में। और ये एटम कौन सा है, आइसोलेटेड है, गैसियस एटम है। तो वो जो एनर्जी देंगे ना, उस एनर्जी को अपन आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब मैंने यहां पे जो चीजें बोली है ना, आइसोलेटेड, गैसियस है, लूजली बाउंडेड, मिनिमम एनर्जी, इन टर्म्स को ध्यान रखना। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया ना, वो मिनिमम एनर्जी की जगह अगर मैक्सिमम एनर्जी लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस की जगह और कुछ सॉलिड लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो अपन इसकी डेफिनेशन भी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए कि मिनिमम एनर्जी required to रिमूव जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना है, रिमूव लूजली बाउंडेड। ये बाउंडेड है, बॉन्डेड नहीं है, ध्यान रखना, बाउंडेड, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। आइसोलेटेड गैसियस एटम में से आपको इस लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, निकालना है बाहर। तो उसके लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो है एनर्जी, जो वो मिनिमम एनर्जी ही है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी इस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ये मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। समझ रहे हो बात? अब गैसियस एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, दो मतलब, यानी सिंगल, आइसोलेटेड का मतलब सिंगल, दो नहीं होनी चाहिए, और सॉलिड या लिक्विड में नहीं होना चाहिए एटम, गैसियस फेज में ही होना चाहिए। भाई सॉलिड में होगा तो मिनिमम एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि देख सॉलिड में होगा तो एटम्स पास पास होंगे, यहां का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के दोनों, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इससे निकलेगा तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो फिर इसको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मिनिमम एनर्जी नहीं लगेगी गैसियस और वो सॉलिड और लिक्विड फेज में। गैसियस में एटम्स बहुत दूर दूर है, उसका न्यूक्लियस उस पर इफेक्ट बहुत कम डाल रहा है, तो मिनिमम एनर्जी में इस लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और वो मिनिमम एनर्जी ही क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। इतनी बात क्लियर होगी क्या? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि कोई एटम है, जैसे मैं ले लिया एक्स,
गैसियस फेज में होना चाहिए और आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। इसमें से एक अपने को इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया माइनस इलेक्ट्रॉन, तो ये x माइनस x प्लस बन जाएगा, x प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी प्लस, यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन आ गया, निकल गया ना इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है आपने। तो ये चीज समझ में आई क्या आपको? आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आई क्या? यानी ये देखो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें से अपन ने लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। क्या आप देखेंगे? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट की लगातार अपन उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने x लिया था, ये x है, x में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला माइनस इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? x प्लस में, और जो यहां पे एनर्जी लगेगी उसे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कह देंगे। ठीक है, ओके सर। अब मैं क्या करूं, इस x प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दूं। ठीक है, इस x प्लस में से अगर एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर देता हूं, माइनस इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? x2 प्लस, x2 प्लस बन गया। तो अब इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं? देखो यहां पे जो एनर्जी लगी उसको तो बोल सकता हूं, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ x, भाई x की है ना ये, इस x से। अब यहां पे जो एनर्जी निकलेगी, अब एनर्जी निकलेगी तो इसको बोल दूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ x। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, माइनस इलेक्ट्रॉन किया। चलो पहले तो आयोनाइजेशन, अभी इसको रिलेशन को और बेहतर तरीके से समझाएंगे। आई फर्स्ट लिख लो डायरेक्ट, है ना, आई फर्स्ट आई2, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा? x3 प्लस बन जाएगा, और यहां पे ये ie3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सक्सेसिव, ये समझो ie फर्स्ट है, x में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, x प्लस बना। अब ये x प्लस बन गया ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो x2 प्लस, ये ie2, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ie3। अब देखो x में से मान लो ये है, तो इसमें ये प्लस चार्ज, ये और ये, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ऐसे कर देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब तो ये सेल तो खत्म हो गई, मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर रखा हुआ है, अब ये अंदर वाली सेल हो गई यहां पे, और इस अंदर वाले से फिर इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या एनर्जी ज्यादा लगेगी? क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में आ गया। फिर समझो, चलो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो से इसको भी और समझाएंगे, है ना। एक बार इसको तो लिखो, है ना, इसको ऊपर समझाते हैं मिटा के थोड़ा। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट ये बोल रहा था मैं, ये समझा रहा था कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है ना एलिमेंट्स की, वो हमेशा बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी मतलब हमेशा ie1 से ज्यादा ie2 होगी, और ie2 से ज्यादा हमेशा ie3 होगी, और फिर ऐसे चलता जाएगा। तो किसी भी एक एलिमेंट की अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती जाएगी। भाई देख, एक एटम है, समझ, एक एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है शुरू में, x में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ओके, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी 1 लगी। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या हुआ? साइज तो कम, या उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, चार्ज तो वही रहा प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का चार्ज तो वही रहा। चल इसको ऐसे समझाता हूं, यहां पे देख, अब दोबारा लिख के ही समझाऊंगा। मान ले कोई भी एक एटम ले ले, जैसे मैं ले लेता हूं कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले ले, इसमें मान लो क्या है, प्रोटॉन है यहां पे आपके पास 8, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है आपके पास यहां पे 8, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 8 है ना। अब मैं क्या करता हूं, देखो सुनो, या 9 ले ले, 8 ले ले, 9 ले ले, कितने भी ले ले, तू बोल रहा है तो 9 रख दे, 9 रख दे, ठीक है, 9 है। अब देख,
मैं क्या करूं, इस X में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बन जाएगा, X प्लस बन जाएगा। X प्लस बन गया तो प्रोटॉन तो कितने थे, 9 की 9 ही रह गए, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन 8 आ गए, ठीक है, समझो अभी। फिर मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो X2 प्लस बन गया। अब प्रोटॉन तो वही रहे पर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 7 रह गए, एक और कम हो गया। ऐसे मैंने एक और बार निकाल लिया, मान लो X3 प्लस कर दिया, प्रोटॉन तो 9 ही है पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, यहां पे 6 हो गए, ठीक है। अब एक चीज समझ, देख न्यूक्लियस में कितने 9 प्रोटॉन है भाई, न्यूक्लियस में अट्रैक्शन करने वाले, खींचने वाले, और यहां पे जो है आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पहले तो कितने थे, 9 थे, फिर इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। तो अब समझना कंडीशन क्या हो रही है, यहां पे ये 9 इलेक्ट्रॉन शुरू में 9 इलेक्ट्रॉन्स को 9 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन लगा रखे हैं, ठीक है सर, तो अट्रैक्शन लगा रखे हैं। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, आपको एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, आपने निकाल दिया, ठीक है, वो IE1 हो गई। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, आराम से निकाल दोगे। अब क्या हुआ, आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अब बचे 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 को 9 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे थे, अब ये 9 प्रोटॉन 8 को ही कर रहे हैं, 9 प्रोटॉन 8 को खींच रहे हैं, तो ज्यादा पावर से अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, ठीक है, ज्यादा पावर से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को 8 को, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पहले तो 9 को 9 खींच रहे थे, 9 को 9 पकड़ के रख रहे थे, अब क्या है, ये 9 है ना 8 को पकड़ के रख रहे हैं। 9 तो पकड़ने वाले 8 है, तो 8 को तो 9 अच्छी तरीके से पकड़ेंगे ना, अच्छी तरीके से ग्रैब करके रखेंगे, तो एनर्जी थोड़ी और ज्यादा लगेगी, ये IE2 हो गई। अब मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, निकाल दिया, अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देख, अब एक इलेक्ट्रॉन और निकाले तो 7 इलेक्ट्रॉन, देख अब क्या करेंगे, ये 9 प्रोटॉन 7 को अट्रैक्ट कर रखे हैं, 9 प्रोटॉन 7 को खींच रखे हैं। पहले कितना था, 9 8 को, तो इससे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें लगेगा, 9 जने 7 को पकड़ रखे हैं, या 9 जने 8 को पकड़े, 9 जने 9 को पकड़े, यही तो कंडीशन चल रही है। तो 9 जने 7 को अगर पकड़ के रखते हैं तो आपको उसमें से एक को रिलीज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो इसलिए ऐसे समझो आप, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कम एनर्जी है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, है ना। 9 जने 8 को पकड़ के रख रखे हैं, थोड़ी और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। 9 जने 7 को पकड़ रखे हैं, थोड़ी और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। अब 7 को पकड़, 7 में से निकालना है भाई, देख यहां पे 9 प्रोटॉन है और साइड में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, बाहर निकाल के बाहर ले जाना है भाई, ये इसको अट्रैक्ट करके रखेगा। तो ये चीज समझ में आई क्या, कि सक्सेसिव जो किसी भी एक एलिमेंट की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है, लगातार बढ़ती जाती है, कभी घटती नहीं है। क्यों नहीं घटती है भाई, देखो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती जा रही है, तो न्यूक्लियस उसको ज्यादा पावर से पकड़ के रखेगा, यानी अट्रैक्ट करके रखेगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी अपने आप ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई क्या, आ गई समझ में, चलो ठीक है, तो रब कर दो इसको। अब देखो, ले कॉन्सेप्ट भी लिख ले, क्या बोला मैंने, Z/E का रेशियो बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। पर मैंने जो तरीका बताया ना, उस तरीके से समझोगे ना तो भाई मजा आ जाएगा। ये तो फंडे हैं, बस लिख लो, ये तो Z/E, जेड क्या है, प्रोटोन है। अब भी बताया जाऊं क्या, जेड क्या है, प्रोटोन, एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं प्रोटोन। अब देखो, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग
आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। पहला फैक्टर अपन बात करें साइज का देखते हैं। साइज का पहला फैक्टर देख ले, या आयनाइजेशन वो जेड इफेक्टिव देखें, साइज देख लेते हैं ना। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। कैसे? अगर साइज ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। कैसे? देखो आराम से इसको समझो। इसको कैसे समझोगे? मैंने बनाई, मान लो एक तो ये है, दो सेल है, ये साइज ज्यादा है इसकी, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है और यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो आप मेरे को ये बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाऊंगा मैं, क्योंकि प्लस इसको खींच रहा है, प्लस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या मैं दोनों में से कौन से इलेक्ट्रॉन को आसानी से, यानी किसको कम एनर्जी दूंगा तो वो निकल जाएगा? एनर्जी किसको कम देनी पड़ेगी भाई? इसको कम देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे जो प्लस न्यूक्लियस है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। पर यहां पे क्या है, साइज ज्यादा है तो इसको कम एनर्जी देते ही ये निकल जाएगा। पर यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि साइज कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी अपने को ज्यादा देनी पड़ेगी। और यहां पे मैंने बात की कि जो साइज है, अगर साइज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो वही तो आयनाइजेशन एनर्जी है। यही तो बात हुई। तो ये समझ में आ गया क्या साइज वाला कॉन्सेप्ट? देख बहुत शानदार तरीके से बताइए यार, समझ में तो आ जाना चाहिए। साइज घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, ये ऐसे याद रख लो राइट। ठीक है सर, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर अगर मैं बात करूं तो जेड इफेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? यहां पे देखो, जेड इफेक्टिव का मतलब है अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन। जेड इफेक्टिव का मतलब है नेट अट्रैक्शन। अगर देखो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अट्रैक्शन ज्यादा का मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा। समझिए बात? हो रहे हैं थोड़े फंडे क्लियर? देखिए जेड इफेक्टिव का मतलब होता है अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन क्या है? देख पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को नेट कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है, फाइनल अट्रैक्शन है ये। जेड इफेक्टिव डिटेल में बताया हुआ है तुम्हारे को, कितना फाइनल अट्रैक्ट कर रहा है वो चीज है। तो ये अगर इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा। यानी जितना ज्यादा अट्रैक्शन तो बाहर निकालने के लिए, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख लो टू रिमूव इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगी, इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी। यही तो बात है। जेड इफेक्टिव बढ़ा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यानी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, देन आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजेस। तो फाइनली अपन ने ये देखा कि अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इंक्रीजेस, एंड साइज इंक्रीज होगी देन आयनाइजेशन एनर्जी विल बी डिक्रीजेस। इट्स क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट अगर फैक्टर की बात करें तो अपन सिग्मा की बात, सिग्मा जो है आपका शिल्डिंग इफेक्ट है ना, उसकी बात कर लेते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट की। तो थर्ड पॉइंट आपका है शिल्डिंग इफेक्ट, या शिल्डिंग की बात कर लेते हैं। शिल्डिंग को सिग्मा से ऐसे शो किया। शिल्डिंग का मतलब क्या है वो समझो। शिल्डिंग का मतलब है रिपल्शन। अगर रिपल्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को, वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन धक्का देके बाहर निकाल रहे हैं, और धक्का देके बाहर निकाल रहे हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी। समझ लो? तो सिग्मा ज्यादा है यानी रिपल्शन, शिल्डिंग ज्यादा है। शिल्डिंग अगर ज्यादा हुई तो क्या होगा? शिल्डिंग ज्यादा हुई तो आयनाइजेशन एनर्जी, शिल्डिंग का मतलब
उसको रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम आपको देनी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है क्या? तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, शिल्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, यानी शिल्डिंग बढ़ी आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। ठीक है, अब देखो ये एक चीज और यहां पे डायरेक्ट पूरा फॉर्मेट लिख देता हूं। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ेगा, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगी, आयनाइजेशन जो एनर्जी है आपकी वो भी बढ़ेगी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तीन तो हो गए, और आगे चलते हैं पेनिट्रेशन स्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में। इसको एक बार नोट कर लो तीनों को, ये चीज भी एक बार लिख लेना, एक बार समझ में आ जाएगी ना, एक बार दिमाग में ये पिक्चर क्लियर छप गई ना, तो भाई आयनाइजेशन एनर्जी कभी नहीं भूलोगे। साइज के हिसाब से अट्रैक्शन लग रहा है तो रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। सारी चीजें विद डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है, कर लो, तो नोट करो इसको। आ जाओ, अब देखो मैंने आपको तीन फैक्टर बता दिए। देखो साइज, आयनाइजेशन, जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, साइज की अपन ने बात कर ली है ना, जेड इफेक्टिव की बात कर ली, रिपल्शन की जो शिल्डिंग है उसकी बात कर ली है ना। नेक्स्ट अपना आता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में या तो हाफ फील्ड होगा या फुल फील्ड होगा। क्यों? एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। अब उसकी बात नहीं करेंगे अपन, अपन देखेंगे देखो कौन कौन सा हो सकता है। या तो वो हो सकता है फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, फुल फील्ड, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन P6 होगा, Np6, यानी P में पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, Np6। अब ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन किस में होता है, आपकी जो इनर्ट गैसेज है ना, नोबल गैसेज, उनमें पाया जा रहा है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि जो इनर्ट गैसेज है ना, उनका पीरियड में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होता है। किसके लिए है ये? इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन Np6 होता है, फुल फील्ड होता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए होते हैं। तो इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो मैक्सिमम होता है पीरियड में, मैक्सिमम इन ए पीरियड। ओके, लेफ्ट टू राइट जाते जाते हो तो फाइनल क्या आएगी आपके पास, नोबल गैसेस, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन। फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा होगी। क्लियर बात? ओके सर। नेक्स्ट हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगा देखो, हाफ फील्ड जैसे P3 और P4 की बात करेंगे अपन जनरली, P3 और P4 है, वैसे तो P4 की ज्यादा होनी चाहिए, पर क्या हो जाएगा, P3 की ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि क्यों होगी? क्योंकि जो P3 कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, उसमें P में 3 इलेक्ट्रॉन यानी हाफ फील्ड है भाई। इसमें तो ये हो रहा है ना हाफ फील्ड, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, और P4 में क्या है, हाफ फील्ड नहीं है। देखो 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बराबर, तो ये हाफ फील्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये अपने को ये कॉन्फ़िगरेशन फोर्थ से पीरियड तक लगाने हैं ना, फोर्थ पीरियड तक ये लग जाते हैं आराम से। तो ये ओनली फोर्थ, मतलब फोर्थ पीरियड तक लगाओगे आप, अप टू फोर्थ पीरियड, यहां पे लिख लो अप टू फोर्थ पीरियड। बाद में कॉन्फ़िगरेशन से मत करना है ना, फोर्थ पीरियड आएगा भी नहीं एनसीईआरटी में, तो भाई थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड का पूछा गया है, ठीक है। फोर्थ पीरियड का बता दूंगा मैं। जैसे क्या होगा देखो, P3 कॉन्फ़िगरेशन किसका है, जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 2p3, और इसका है 2p4। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी भाई, 2p3 की, ये ध्यान रखना है ना। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख ले रहे है ना। जैसे मैं लिखूं आपके पास फास्फोरस और सल्फर की बात करूं, फास्फोरस और सल्फर की बात करूं, फास्फोरस सल्फर की बात करूं, या आर्सेनिक सेलेनियम, इन दोनों की बात करता हूं मैं, तो क्या होगा अब बताओ। ये तो देखो 3p3 है और ये 3p4 है, ये है आपका 4p3 और ये है 4p4, ठीक है।
आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, इसमें भी बताओ क्या होगा। मैंने अभी बोला कि हाफ फिल्ड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों होगी भाई? हाफ फील्ड में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, वो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। हाफ फील्ड में से एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है। आपको देखो, पहली बात तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कोई चीज स्टेबल है, कोई चीज स्टेबल है, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे क्या यार? वो देगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, और देगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा, आपको तो कम एनर्जी देनी है। समझ गए? तो P3 का ज्यादा, यानी सल्फर की ज्यादा, सल्फर की कम, फास्फोरस की ज्यादा, आर्सेनिक की ज्यादा हो जाएगी, P3 है इसलिए। ठीक है, ये आपका देखो सेकंड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, यहां तक ये एग्जांपल है। ज्यादा ज्यादा आपको नाइट्रोजन वाला ये पूछा जाता है या ये वाला पूछा जाता है, ये चीज समझ में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से कैसे करते हैं। इसके बाद में मैं आपको पेनिट्रेशन वाली चीज समझाऊं। फिफ्थ आपका है फैक्टर पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? एस की ज्यादा, देखो एस की ज्यादा, फिर पी की, फिर डी की, और सबसे कम हो जाएगी एफ की। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट करने की पावर, समझ रहे हो? अब पेनिट्रेशन भी समझाऊं क्या यार? अरे किसी चीज को पेनिट्रेट कर रहे हैं ना, वो पावर, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, देख समझाता हूं जा। अब देख, पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होगी? एस की, फिर कम होगी पी की, फिर उससे कम डी की, फिर उससे कम एफ की। अरे स्पीयर है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे स्पीयर में है, तो ये ज्यादा पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर जो है एस की ज्यादा होगी बजाय पी से। स्पेयर है तो पेनिट्रेट करेगा। अरे भाई मान लो तेरे पास ये है, इसमें एक तो सुई चुभो और एक ये मार्कर चुभो, वो चीज है पेनिट्रेशन। हाथ में सुई चुभो ना, पेनिट्रेशन। मान ले तेरे पास एक बोल है ना, बोल है, एक बोल में तू सुई चुभा, एक मोटी सुई चुभा, एक उससे मोटा सरिया चुभा दे, तो वो अंदर दे रहे हैं ना, उससे चुभा रहे हैं, वो क्या है? पेनिट्रेशन, वही तो है। ठीक है सर, तो यहां पे क्या होगा पेनिट्रेशन में अपन देखेंगे, तो जो जो एस की है, एस और पी का पेनिट्रेशन आपको अप टू फोर्थ पीरियड तक, ये चीज भी फोर्थ पीरियड तक ही चलाना है। तो पेनिट्रेशन देखो एस का ज्यादा होगा पी से। तो अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, जैसे बेरिलियम और बोरोन का आ जाए, बेरिलियम और बोरोन, बेरिलियम क्या है? NH2 है, और बोरोन क्या है? Np है, 1 है। तो एस का पेनिट्रेशन ज्यादा, तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? चलो उधर वहां पे समझाऊं। अरे स्पेस है ना, यहां पे कर देते हैं। देख मैंने क्या बोला, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, बेरिलियम और बोरॉन की बता दिया। अब मैं जैसे बात करूं, एक आएगी सेकंड थर्ड पीरियड में जाऊं मैं, तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करता हूं। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2, और एल्युमिनियम का 3p1। अभी कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें अभी है ना, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी आपको कुछ नहीं याद करना, बस एक बार सुनते जाओ, ये फाइनल सब कुछ कंक्लूड हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ अभी देखना कैसे होता है। 3s2 3p1, तो मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। अगर मैं बात करूं फोर्थ पीरियड में चले जाऊं मैं, तो कैल्शियम आ जाएगा, और फिर 3d में गया 4, तो गैलियम आ गया ना, गैलियम। तो इसका तो क्या होगा 4s2, और इसका 4p1। ठीक है, तो S2 पेनिट्रेशन ज्यादा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। ठीक है, पेनिट्रेशन का भी वही होगा, यानी पेनिट्रेशन जितना ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। ओके, अरे पेनिट्रेशन मतलब उसके अंदर घुसा दिया उसको, पेनिट्रेशन चला गया, पेनिट्रेट हो गया वो, है ना। तो वो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, एस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, एस क्या है? न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, वो ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, ज्यादा पास है, तो वहां से जो न्यूक्लियस है वो एस के इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा अट्रैक्शन लगा रखा है, तो एस के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी जितना ज्यादा पेनिट्रेशन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा पेनिट्रेशन, उतनी ज्यादा
आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ये बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, नोट करो इसको। एक चीज समझाता हूं, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले। आपने जो एक्सेप्शन पेनिट्रेशन पावर ली, आप फील्ड कॉन्फ़िगरेशन लिया, सब कुछ। ठीक है, अपन लिखते हैं, देखो अपन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम लिखते हैं ना, तो लिथियम से चालू करूं मैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इनर्ट गैस नियोन। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3 पे है, तो 1s2 2s1। ठीक है, इसका 2s2, इसका 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 और 2p6 कॉन्फ़िगरेशन है। अब लिख ले रहा 1s2, आगे लिखेगा तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा, मैं लास्ट वाला लिख रहा हूं ना, लास्ट वाला लिख रहा हूं। 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 ऐसे चलते जाओ। लास्ट वाला लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट वाला लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन तो निकालना है, बीच में से इलेक्ट्रॉन थोड़े खींच के ले जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी में आप। ठीक है, ओके सर। तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी में देखो कहां कहां क्या चीज लगती है। एक तो देखो, ये देखो 2s2 और 2p1, यहां तो पेनिट्रेशन पावर लगता है, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर लगता है, तो क्या हो जाता है 2s2 s की ज्यादा हो जाती है 2p1 से। क्लियर बात, एक चीज ये हो गई। दूसरा देखो p3 और p4, यहां पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन लगेगा तो 2p3 के ज्यादा हो जाएगी 2p4 से। यहां पे देखो ये तो p6 है, फुल फील्ड, कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आयनाइजेशन एनर्जी का लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, साइज क्या हो रही है, घट रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। नियोन वाले को छोड़ के, हाफ फील्ड है, इसकी तो सबसे ज्यादा इनर्ट गैस है, सबसे ज्यादा होगी वैसे, तो साइज घट रही है तो वैसे भी बढ़ेगी, तो उसकी तो और भी ज्यादा है। ओके, एक चीज पर कहां कहां अंतर होता है, यहां पे और यहां पे। ओके, तो इसके लिए एक जनरल तरीका है, क्या आप आयनाइजेशन एनर्जी देखो और उसका ऑर्डर क्या लगाओगे, 2s1। ठीक है सर, उसके बाद में देखो 2s1 से कम किसकी है, 2p1, ज्यादा है 2p1 की, और 2p1 से ज्यादा है 2s2 की, ऐसा हुआ। अब आ जाओ फिर 2p2, फिर आ जाएगा देखो 2p4, और 2p4 से ज्यादा 2p3 की, ये हो गया। अब आ जाएगा 2p5 और ये आ जाएगा 2p6। अब इस 2 को उठा के आप क्या कर लो, n लगा दो, तो ये 1 2 3 कोई सा भी पीरियड हो जाए, फोर्थ तक, ns np ns2 ns np2 np4 np3 np5 np6। अरे n की वैल्यू चाहे 2 रख, n की वैल्यू चाहे 3 रख, n की वैल्यू चाहे 4 रख, कैसे भी रख, अपना काम हो जाएगा। जैसे 1 रख 2 रख देता हूं तो ये ऑर्डर आ जाएगा लिथियम वाला। कैसे होगा देखो, 2s1 की लिथियम, फिर 2p1 आएगा, 2p1 बोरोन, ठीक है, फिर बेरिलियम, फिर np2 कार्बन, फिर ऑक्सीजन नहीं, और फिर सही है ऑक्सीजन ही आएगा, फिर नाइट्रोजन p3, ऐसे लिख दे, यहां पे लिख दू ऑक्सीजन, फिर p3 नाइट्रोजन, फिर p5 क्या है, फ्लोरीन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, नियोन। ये ऑर्डर हो गया। अब ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, जो थर्ड पीरियड है उसकी भी निकाल लो तुम। ठीक है, सोडियम एल्युमिनियम वाले की क्या लिखोगे, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये एलिमेंट्स हैं। अब इसमें देखो ये क्या है, ये है आपका 3s1, ये है 3s2, ये है 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6। आपको क्या करना है, देखो ns1 पहले, फिर np1 आएगा, ये देख np1 यहां पे, तो यहां पे चेंज करना होता है, और ओनली p3 p4 में चेंज करना होता है। तो आप इनमें चेंज कर दो भाई, कर दोगे, क्या कर दोगे, एल्युमिनियम को
पहले ला दो मैग्नीशियम से, और यहाँ पे सल्फर को पहले ला दो यहाँ पे। ठीक है, करके बताओ। अब तो सब चीज ही करनी पड़ेगी इसमें है। इसको नीचे वाले को तो मिटा दो। अब देख, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम यहाँ पे और मैग्नीशियम यहाँ पे। सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा क्या हो जाएगा, सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। ये हो जाएगा आपका थर्ड पीरियड। फोर्थ पीरियड की बात करूं तो वही 4s1 फिर 4p1 आएगा, फिर 4s2 आएगा, फिर 4p2 आएगा, 4p4 आएगा, 4p3 आएगा, 4s5 आएगा और 4p6 आएगा। ठीक है, वैसे ही कर लोगे आप, कर लोगे ना। पोटेशियम, फिर 3d, गैलियम ने गैडोलियम कहां से आएगा, गैलियम आएगा, गैलियम, फिर कैल्शियम, फिर जर्मेनियम, सेलेनियम, आर्सेनिक, और फिर आ जाएगा ब्रोमीन और क्रिप्टन। ठीक है, ये हो जाएगा ऑर्डर आपका आयनाइजेशन एनर्जी का। वही है, ये क्या है 4s1 है, ये क्या है 4p1, ये है 4s2, 4p2, ये क्या है 4p4, 4p3, 4p5, 4p6। लिख दिया, हो गया काम। हो गया क्या, कर लोगे ऐसे। अब देख, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी चीज बता रखी है। इसको एक चीज है उसको फॉलो करो और आंसर पाओ। क्या, दोबारा और लिख देता हूं। ये हाफ फील्ड, इनका ध्यान रखना है, कहां पे पेनिट्रेशन लग रहा है, कहां पे हाफ फील्ड, कहां पे फुल फील्ड, है ना। क्या करना है, देख S1 से ज्यादा P1, P1 से ज्यादा S2, S2 से ज्यादा P2, P2 से ज्यादा P4, P4 से ज्यादा P3, P3 से ज्यादा P5, P5 से ज्यादा P6। ये लो सारे एलिमेंट्स के हो गए। यहां पे तो पेनिट्रेशन पावर लग रहा है ना। और यहां पे देखो P4 और P3 में क्या लग रहा है, हाफ फील्ड, और P6 है उसकी सबसे ज्यादा हो रही है, वो तो नोबल गैसेस में जा रहा है। ठीक है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ट्रिक याद कर लो, ये ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो उसी कॉन्सेप्ट को अरेंज किया हुआ है ऑर्डर में, है ना। तो ये कर लोगे आप। हो जाएगा। साइज वाली चीजें पता ही है तुम्हारे को। चल एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन बताओ तुरंत। जैसे मैं लिखूं, तुम्हारे को क्वेश्चन दूं, नाइट्रोजन दे दिया मैंने, ऑक्सीजन दे दिया, है ना, और फास्फोरस दे दिया और सल्फर दे दिया। अब बताओ क्या लगेगा। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देख ले, फास्फोरस और सल्फर, फास्फोरस और सल्फर, ये तो पता चल जाएगा सर, इसमें ये ज्यादा, इसमें ये ज्यादा। अब चारों की बता, चारों की कैसे बताएगा, देख ऊपर है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ज्यादा साइज वाले की ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तो तू ये बता किसकी ज्यादा होगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। फास्फोरस और सल्फर में मैंने क्या बताया था, किसकी ज्यादा होगी, फास्फोरस की ज्यादा होगी। और ऊपर नीचे आएंगे, जैसे जैसे टॉप टू ग्रुप, टॉप टू बॉटम आते हैं ना, तो क्या होता है, साइज बढ़ेगी। ऊपर से नीचे आया तो क्या हुआ, साइज बढ़ी, साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। तो ऊपर वाले की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, नीचे वालों की कम। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, फास्फोरस, और फिर आ जाएगा सल्फर। ये है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो ऐसे करना, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे आपको, है ना, धीरे धीरे। नोट करो इसको, मिटाता हूं उसको फिर मैं। अब देखो, जो आयंस है उसमें और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। यहां पे वो फंडे मत लगा देना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले, हाफ फील्ड है, पेनिट्रेशन है, कुछ भी मत सोचना। यहां पे ओनली साइज देखना, साइज के बेसिस पे आंसर कर देना। ठीक है, चार्ज या साइज के बेसिस पे, आयंस ऑफ सेम एलिमेंट हो या आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज दे रखी हो तब। ठीक है, कैसे, जैसे आप ये करोगे, देखो
आप क्या करोगे, मैं लूं जैसे एग्जांपल क्लोरीन और क्लोरीन माइनस ले लिया, ठीक है, क्लोरीन माइनस ले लिया तो क्लोरीन तो P5 हो गया और क्लोरीन माइनस P6 हो गया। अब आप बोलोगे कि P6 फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा। ये क्या है, रोंग है ऐसा करना, ये लागू ही नहीं होता। यहां पे आपको क्या चेक करना है, ओनली चेक साइज, और साइज क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी होता है। बस ये देखोगे कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल देखो, मैं इसकी क्लोरीन की और क्लोरीन माइनस की बात करता हूं। साइज है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब पेरेंट एटम से एनायन की साइज ज्यादा होती है, यानी क्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन माइनस की साइज होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसकी शेल बढ़ सकती है, तो इसकी शेल बढ़ी, शेल भी तो बढ़ सकती है, तो इलेक्ट्रॉन आ गया तो मतलब कुछ चीज ऐड हो रही है तो साइज तो बढ़ेगी ना। ओके सर, तो साइज का ऑर्डर ये रह जाएगा, ये साइज का ऑर्डर है, तो क्लोरीन ज्यादा हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। जैसे मैं बात करूं आपकी नियोन और नियोन प्लस, इसमें देखो साइज बताओ आप मेरे को, क्योंकि चार्ज सेम एलिमेंट आ जाए उसके आयंस में और उस एलिमेंट में रिलेशन आयनाइजेशन एनर्जी का पूछा जाए ना, तब साइज चेक करो। नियोन और Ne प्लस, यहां से Ne प्लस से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो नियोन बना, तो साइज किसकी ज्यादा होगी, नियोन प्लस बना, Ne में से, नियोन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो नियोन बन गया, इलेक्ट्रॉन कम किया है ना Ne प्लस के लिए, तो साइज नियोन की ज्यादा रहेगी। अरे ये चीज समझा ही नहीं थी क्या तुम्हारे को, कि मेटल है कोई या कोई एलिमेंट है, ठीक है, उससे ज्यादा साइज होती है उसके एनाइन की, यानी जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ाओगे उसकी साइज उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। यह है साइज का ऑर्डर। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा, M माइनस, M2 माइनस, M3 माइनस, ये ऑर्डर है आयनाइजेशन एनर्जी का। किसी भी एलिमेंट के लिए अगर मैं बात करूं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कैटाइन बना रहे हैं उसका M प्लस, M2 प्लस, एक बना दिया M3 प्लस। तो मैं साइज की बात करूं तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो साइज कम होती जाएगी, तो ये देखो साइज का ऑर्डर ये रहेगा, ये साइज, साइज में बहुत डिटेल में बताया ये सारी चीजें। तो आप इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या बताओगे, बताओ, M2 प्लस और ये M3 प्लस। अब यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, साइज से उल्टी, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी पॉजिटिव, यानी केटाइन और एनाइन में साइज और आयनाइजेशन एनर्जी जनरली ऐसे चलती है, ये चीज याद रखो ना। जैसे मैं बात करूं इसमें, तो नियोन से ज्यादा Ne प्लस की हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी, क्लियर बात, ओके सर। जैसे एक एग्जांपल लूं, आपको बताना है आयनाइजेशन एनर्जी किसमें, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लस में। पहले तो आप इसकी साइज देख लो, साइज देखोगे क्या, ऑक्सीजन माइनस की ज्यादा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन प्लस की और भी कम, तो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्स हो जाएगी। ये लो, F और F माइनस में बताओ एक बार, अरे F और F माइनस में बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, साइज किसकी ज्यादा होगी, F माइनस की, तो आयनाइजेशन एनर्जी F की ज्यादा होगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज, और इसमें समझ में आएगी क्या चीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज का एग्जांपल नहीं दिया, ठीक है, यहां पे देता हूं, तुम्हें कुछ भी बोलो भाई, कर ले, तू खुद भी कर सकता है थोड़ा बहुत तो। जैसे नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस ले लूं मैं, और फ्लोरीन माइनस ले लूं, ये तो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। अब ये बता, चलो वो ले लूं, जैसे मैंने सोडियम प्लस ले लिया मैंने, ये भी आ गया। अब देख साइज किसकी ज्यादा, जिस मैंने जनरली वहां पे ये चीज बोल दी थी ना तुम्हारे को, कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतनी बड़ी, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में भी। या आप ऐसे देख सकते हो, जेड अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो, ठीक है, जितना ज्यादा होगा, जेड अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो जितना ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है, साइज घटेगी, ये भी तो बोला था, हाँ उससे भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, साइज का ऑर्डर बताता हूं मैं पहले। साइज का N3 माइनस की ज्यादा, O2 माइनस उससे कम हो जाएगी F माइनस, और सोडियम प्लस की सबसे कम। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इससे उल्टा हो जाएगा, N3 माइनस। अब जिसको इसकी साइज
अभी भी समझ में नहीं आई ना, 3-4 बार अभी बता दी थी, बीच में बताई थी साइज के बारे में, और पहले तो बहुत साइज में पढ़ाया ना, बहुत डिटेल से पढ़ाया इस चीज को मैंने वहां पे। अब मैं साइज बता के डायरेक्ट ऐसे लिख दूं साइज, ये बस यही लिखूंगा अब मैं, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, बस ऐसा लिख के कर दूंगा रिलेशन। तो एक जो चीजें वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट में शुरू में बता रहा हूं उसको समझो भाई। अगर किसी को आयनिक जो रेडियस है उसकी साइज का पता नहीं है तो वो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या करेगा, सारी चीजें रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बात है, कर लो, ओके, नोट कर लो एक बार इसको। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, पहला एप्लीकेशन है मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में देखना। देखो जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, एक चीज याद रखो कैसे। अब देखो कोई मेटल है, क्यों है भाई, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है किसकी, मेटल की। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, अगर जितनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, यानी मेटल को निकालने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है, यानी मेटल नहीं इलेक्ट्रॉन, यानी आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को कम एनर्जी देनी पड़ रही है। तो अपने को क्या है, टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी है, मेटल की। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से आप कम एनर्जी में निकाल पा रहे हैं, यानी उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रख रहा है। ये चीज समझ में आई क्या। तो मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी वो क्या करते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है किसकी, मेटल की, ये बात। अब आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालना, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं उसमें से, तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर है क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ही मेटेलिक कैरेक्टर है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर, या यही से लिख सकता हूं कि मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूं ब्लॉक में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आता हूं, टॉप टू बॉटम जाता हूं, यहां पे लिख देता हूं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाऊंगा मैं तो क्या होगा, साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या है भाई, उसकी रिएक्टिविटी भी तो बढ़ेगी, रिएक्शन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अगर बढ़ रही है तो भाई रिएक्टिविटी भी तो बढ़ेगी। तो यहां पे एक चीज और लिख सकता हूं, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो आप ये चीज याद रख लो कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी और मेटेलिक कैरेक्टर में रिलेशन पूछा जाए तो मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी होता है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। ये चीज समझ में आई क्या, हो गया। दूसरा अपन बात करें प्रेडिक्शन ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये देखो इसके लिए आपको क्या करना है, लार्जेस्ट जंप इन आयनाइजेशन एनर्जी देखना है, बस इतना सा काम करना है। देखो मैं क्या करता हूं, मैंने ये लिया, ये n बराबर 3 सेल है, n बराबर 2 है, n बराबर 1 है। मैं क्या करता हूं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3, आयनाइजेशन एनर्जी 4, ऐसे लिखता हूं। आयनाइजेशन एनर्जी 1 है 10, ये है 20, मान लो ये 500 है और ये 520 है। अब बताओ लार्जेस्ट जंप कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी में आया, इसमें आया ना, यहां पे लार्जेस्ट जंप दिख रहा है तुम्हारे को, तो यहां पे इस IE2 आ रहा है, लार्जेस्ट सबसे पहले कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकाल चुके थे। तो यहां पे क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 आया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगा, ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं एक बात और बता सकता हूं, यहां पे अपन ने बोला है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई इतने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो
तो फिर आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? चलो एक एग्जांपल से और बताता हूं इसको। देखो ये मेटालिक कैरेक्टर तो लिख लिया होगा, इसको रब कर देता हूं ना। वही चीज चल रही है, प्रेडिक्शन ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इससे ब्लॉक भी फाइंड आउट कर लोगे अभी आप, बताऊंगा। देखो एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है ब्लॉक से, तो वो भी बता दूंगा ना। देखो जैसे मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 3 दे रखी है तुम्हारे को। ये दे दी मान लो 50, ये दे दिया 100, ये दे दी आपको 1500 और आयनाइजेशन एनर्जी 4 दे रखी है आपको 1600। अब बताओ लार्जेस्ट जंप कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी में दिखा तुम्हारे को, ये बताओ मेरे को। लार्जेस्ट जंप देखो 50 से 100 गया 50 का अंतर, 100 से 1500 गया 1400 का अंतर, 1500 से 1600 गया तो कितने का अंतर, 100 का अंतर। तो लार्जेस्ट जंप इस यहां कहीं पे आया है तुम्हारे को। लार्जेस्ट जंप यहां पे दिखा IE2 है। देखो जंप से पहले वाली आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी, IE2। IE3 होती तो 3 देखते, 2 होती तो 2 देखते हैं। तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई इसकी, +2 हो गई। इतनी बात समझ में आई क्या? नहीं आई समझ में? देख इस तरीके से समझ ले, मेरे पास तो अलग अलग तरीके हैं समझाने के। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहां इलेक्ट्रॉन्स है, ये 1 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को निकाला, एनर्जी दी 50 की। इस इलेक्ट्रॉन को निकाला, एनर्जी दे दी कितने की, 100 की। अब ये बाहर के लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं, तो ये तो अंदर है न्यूक्लियस के पास, इसको ज्यादा एनर्जी देनी है, कितनी, 1500 एनर्जी देनी पड़ेगी किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब बाहर वाली सेल में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 ही तो है। ये तो अंदर वाली सेल में आ गया, तब इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब ज्यादा एनर्जी जहां पे देनी पड़ रही है, ये तो अंदर गए, वैलेंस सेल में तो यही थे। और कितनी सेल थी, 1 और 2। वह कितने थे, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तो एल्कलाइन, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल ही आती है आपके। ठीक है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल है ये, और +1 आ जाए तो एल्कली मेटल्स हो जाएंगी। वो भी लिखा देता हूं आपको। देखो ये चीज कर लिया, ठीक है, नोट करो इसको, यहां पे लिखो, यहां पे लिख, एक पॉइंट डाल के लिख लो, लार्जेस्ट गैप बिटवीन IE1 एंड IE2। IE1 और IE2 में लार्जेस्ट जंप आ जाए तो वो एल्कली मेटल होंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, उसकी वैलेंसी उसकी 1 होगी। ठीक है, अगर बोला जाए लार्जेस्ट जंप या गैप, लार्जेस्ट जंप या गैप बिटवीन IE2 एंड IE3, IE2 और 3 के बीच में गैप आएगा। यहां पे 1 और 2 में गैप आ रहा है तो 2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एल्कली अर्थ मेटल हो जाएंगी ये। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी, वैलेंसी, इनकी वैलेंसी हो जाएगी 2। ठीक है, अब इससे क्या है कि जो फॉर्मूला भी निकलवा लेते हैं कई बार, तो एक बार इसको नोट करो, फॉर्मूला बताता हूं तुम्हारे को, कर लिया नोट। देख जैसे एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है तुम्हारे को। देखो तुम्हारे को दे दे IE1 IE2 IE3। ठीक है, ये है 10, ये है 1500, ये 1600। ठीक है, और अब बोला जाए फॉर्मूला ऑफ फाइंड M, फॉर्मूला फॉर, ये तो M की दे रखी है, किसी मेटल की M की है ना। फाइंड फॉर्मूला फॉर, देखो एक तो तुम बताओ मेरे को क्लोराइड के लिए, क्लोराइड माइनस के लिए बता दो, और एक कार्बोनेट के लिए बता दो, CO3 2- के लिए। अब बताओ, देखो पहले तो इस M की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे, वैलेंसी फाइंड आउट करोगे, कैसे? यहाँ पे देखो लार्जेस्ट जंप देखो 10 से 1500, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आ गई भाई, +1, यानी M+1 है ये। अब ये M+1 में है, ये क्या है, M+1 में है, तो M+1 में है,
इसके साथ Cl माइनस लगेगा तो फॉर्मूला MCl बन जाएगा। क्लियर बात। कार्बोनेट है CO3 2 माइनस है तो M+1 में, और CO3 2 माइनस है, CO3 2 माइनस तो क्या हो जाएगा M2CO3 बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लिया तो सब कुछ हो गया अपना। ठीक है, तो ये चीज अपन कर सकते हैं इससे। और एक चीज और सिंपल सी चीज है वो बता देता हूं, आती नहीं है नीट में। ये मैंने क्या बोल रहा था, वो एम्स में वो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला, ये पॉइंट है ना, याद रख लेना। ओके, अब तुम्हारे को क्या बतानी, स्टेबिलिटी बतानी है। देखो हायर ऑक्सीडेशन वैसे तो आती नहीं है नीट में इससे, और ज्यादातर जो क्वेश्चंस में वैल्यू देती है ना हाइपोथेटिकल होती है। और ये मैं जो बताऊंगा ना अभी कॉन्सेप्ट एक है ना, वो है एक्चुअल वैल्यूज के लिए। एक्चुअल वैल्यूज के लिए कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, कि मैं आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा। ठीक है, स्टेबिलिटी हो, यहां पे लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी बात करेंगे। अगर देखो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगी, एप्लीकेबल फॉर ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी ध्यान रखना, पूछी नहीं जाती है, बहुत एक्स्ट्रा एजेज पे बता रहा हूं। ठीक है, देखो अगर आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज, डेल्टा आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपका 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आ रहा है, या 11 कर लो पहले, तो 11 की बताता हूं, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, उससे कम है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आएगा तो वहां पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होगी। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2 वाला स्टेबल होगा। ये चीज समझ में आई क्या? अगर मैं डेल्टा आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं और ये है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 और 16 के बीच में आ रही है, ठीक है, तो यहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, यानी +1 होगी तो ये एल्कली मेटल होगा, और +2 स्टेबल है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। ये लो, कहीं से कहीं भी रिलेशन जोड़ते जाओ। ये चीज समझ में आई क्या? एक बार पढ़ लेना, छोड़ देना, कोई काम की नहीं है। तो नोट कर लो, अब हर ब्लॉक की अपन आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं। अब देखो, अब टॉपिक आता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एस ब्लॉक। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एस ब्लॉक, पहले एक जनरल ट्रेंड देखो। अगर मैंने जनरल ट्रेंड में क्या बोला हुआ है आपको, देखो अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी, बताओ। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। तो ये जनरल ऑर्डर इसमें लगेगा इस ब्लॉक में, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, ये है। अब देखो क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, यानी इनकी लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है सर, और ये देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं घटेगी, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो सिंपल, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, एक चीज, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इन 4 एलिमेंट्स का, तो ये आपको एक बार याद होनी चाहिए भाई, इन चारों की मिक्स में पूछी हुई है एक बार, तो वो बता दूं है? देखो लिथियम, चल इधर बता देता हूं, है ना, यहां पे देख, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। आपको क्या बनाना है, सिंपल एन बनाना है, ये एन बनाना है ऐसे। बेरिलियम मिनिमम है, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, और सोडियम की हो जाएगी मैक्स।
आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आप क्या ऑर्डर लिख सकते हो भाई इसका, बताओ। सोडियम की ज्यादा, फिर लिथियम, उससे कम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम। तो बना दो ऑर्डर, सोडियम, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, और फिर ये ऑर्डर रह गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी का। एक बार जेई में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना। अरे ये सारे एलिमेंट दे दिए, कभी किस एलिमेंट को उठा के पूछ लेता है, कभी किसी एलिमेंट को उठा के पूछ लेता है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, बताने लायक है, बता रहा हूं सारी चीजें, है। ठीक है, अब एक बात देखो, ये चीज तो हो गई तुम्हारी। अब मैं बात करूं, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम की बात कर लेता हूं। एल्कलाइन इसे बोलते हैं, एल्कली मेटल, और ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल। आप एक चीज बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 ऐसे सारी चीजें पता है तुम्हारे को, ठीक है सर। देखो मैं बात करता हूं सोडियम और मैग्नीशियम लेके समझाता हूं। सोडियम की बात करूं और मैग्नीशियम की बात करूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो रहा है 2p6 3s1, इसका 2p6 3s2। मैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात करता हूं, यहां पे लिख देता हूं आईई फर्स्ट। आईई फर्स्ट क्या होगा, इसकी S2 है, ज्यादा है इसका। अरे लेफ्ट टू राइट, ये यहां पे बता रखा है ना, सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है सर। अब Ie2 की बात करता हूं मैं। Ie2 फर्स्ट तो ये हो गई, सोडियम की ज्यादा है, सोडियम से ज्यादा है मैग्नीशियम की। अब मैं बात करता हूं आयनाइजेशन एनर्जी 2 की, इधर लिखता हूं, ये है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की, 2 की। अब दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कैसे, एक तो S निकल गया, और ये यहां से S में से यहां से भी एक निकाल दो, यहां से भी एक निकाल दो, तो क्या बचा, Na प्लस में और मैग्नीशियम +1। तो यानी इसकी Ie2 के लिए यहां क्या बचा, 2p6 3s0 हो गया, और यहां पे 2p6 3s1। अब ये बताओ, ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना p6, तो यहां पे आ गया फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आने पर Ie2 इसकी ज्यादा हो गई, वरना Ie1 तो किसकी ज्यादा है, मैग्नीशियम की ही ज्यादा है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और चल, आयनाइजेशन एनर्जी 3 देख, आयनाइजेशन एनर्जी 3 देखते हैं। 3 में क्या हो गया, सोडियम और मैग्नीशियम है, एक एक इलेक्ट्रॉन और निकल चुका है, तो यहां पे 2p5 हो गया, 2p5 रह गया, और यहां पे S तो ये निकल गया, तो ये 2p6 और S में से ये निकल गया, तो S0, यानी 3s0 हो गया। अब देखो p6 यहां पे फुल फील्ड है, तो Ie3 निकालेंगे तो मैग्नीशियम की फिर ज्यादा हो जाएगी। अरे 1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Ie1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, Ie2 का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, Ie3 का मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके सर, ये होगी। तो मैं एक जनरल चीज क्या लिख सकता हूं कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर Ie1 की बात करूं, आयनाइजेशन एनर्जी 1, तो इसकी एल्कली अर्थ मेटल की ज्यादा है ना, एल्कली अर्थ मेटल की ज्यादा है। क्यों, यहां पे होगा NS1 और यहां पे होगा आपका NS2, यही तो है। अब मैं बात करता हूं आयनाइजेशन एनर्जी 2 की, तो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करता हूं। 2 में क्या होगा, NS0 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा P6, तो P6 हो गया, इसके बाद में P6 तो बना हुआ है, ये तो याद है, तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहां पे तो NS2 है अभी भी, NS1 है अभी भी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी 3 की बात करता हूं मैं, तो वो किसकी ज्यादा होगी, P6 में से तो P5 निकलेगा यहां से, तो और यहां से S1 से S0 हो जाएगा, तो Ie3 हो जाएगी एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट देख लो, वही है जो यहां पे समझाया ना, उसी को डिटेल में समझाया ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में तरीके से लिखा है सब। अब देखो एस ब्लॉक की अपन ने आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट कर ली, पी ब्लॉक की बात करते हैं। उससे पहले एक चीज आपको एक समझा देता हूं, एक कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने एक M एलिमेंट लिया, उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, M+। इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ M, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ M, M की आयनाइजेशन एनर्जी पहली।
अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालता हूं, -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाता है M2+। तो इसको क्या बोलूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ M। इस M की तो ये दूसरी हुई ना आयनाइजेशन एनर्जी, पहला ये इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा ये निकला, या अपन ये बोल सकते हैं कि इस M+ की पहली है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ M+। इस M+ का तो पहला इलेक्ट्रॉन है, ये निकल रहा है जो, और M का तो दूसरा है, पहला ये निकल चुका है, दूसरा ये निकल चुका। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ M, या इसे बोल सकते हैं आप आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ M+। ध्यान रखना, M बोला है और M+ बोला है। अगर मैं यहां से निकालता हूं, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा M3+। अब M3+ बन गया, तो ये क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी 3, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 3 ऑफ M। इस M की तो थर्ड है ये, या अपन मैं ये बोल सकता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ M+ का, देखो M+ का दूसरा, पहला ये निकला, दूसरा ये निकला, तो यानी आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ M+। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ M2+। M2+ में तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये M2+ में से तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ M2+। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? आयनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ M बोलो, वही बात है आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ M+ बोलो, या आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ M2+ बोलो। भाई ये M मैंने एलिमेंट की स्टेट चेंज कर दी ना, एलिमेंट चेंज कर दिया ना, देखो एलिमेंट चेंज हुआ तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है ना। ठीक है, अब पी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी बताता हूं, नोट करो इसको फटाफट। कर लिया क्या, बेटा दो। बस पी ब्लॉक के आयनाइजेशन एनर्जी में दो ब्लॉकों में एक्सेप्शन चलेंगे, ब्लॉक नहीं है, दो ग्रुप्स में। तो पी ब्लॉक, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, तो एक तो 13 ग्रुप, ये है, इसमें कुछ थोड़ा उलट पलट होगा। एक ग्रुप नंबर 14 की बात करूंगा मैं, ग्रुप नंबर 14, SN और PB। बाकी सारे ग्रुप्स है ना, इनमें तो भाई जो सेम ट्रेंड चल रहा है वही चलेगा। भाई लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो वो तो लेफ्ट टू राइट में तो इनमें भी चल रहा है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। वो चीज तो अपन ने पहले भी दे रखी है। और फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या लग रहा है भाई, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है, वो चीजें आपको बता चुका पहले, है ना। अब ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। ये हो गया, पहले मैंने अभी पढ़ाया ना 3D सीरीज पहले, तो उसमें स्कैंडियम को ऐसे लिखा का गया, वो SI हो गया था ना, बोल स्कैंडियम रहा था, पर लिख मैंने SI लिख दिया था पहले, है ना। तो उसको स्कैंडियम है, वो बोल स्कैंडियम रहा था, पर वो प्रिंटिंग एरर हो जाती है कई बार, है ना। तो ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटेस्टाइन। ठीक है, देखो इनमें क्या चलेगा, इन सब में टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, अगर मैं यहां पे लिखूं ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, साइज, टॉप टू बॉटम आ रहे हो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, यानी ये ऑर्डर चलेगा सब में, खत्म बात। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन निकालना कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये बात तो इनकी होगी, इनका तो सेपरेट चलेगा। अब इनमें क्या होता है, इनमें देखो देखो एल्युमिनियम और गैलियम में तो भाई ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, इंडियम थेलियम में तुम्हारा चल रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे SnPb में भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसमें भी चलता रहा है, इसके चल रहा है, पर कम लग रहा है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इसका इतना ज्यादा नहीं हुआ कि वो सिलिकॉन की और इसकी पोजीशन बदल सके। ठीक है, ठीक है, और चीजें जेड इफेक्टिव से समझा सकते हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव का ज्यादा सेंसिटिव होता है ये आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के। ठीक है, साइज उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता, ध्यान रखना, मतलब साइज उतने जल्दी नहीं बदलेगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतने ज्यादा जल्दी बदलेगी, एनर्जी है ना भाई।
ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे देखो आने पर क्या होगा, घटेगा, तो ऊपर का ज्यादा। अब यहाँ पे एल्युमिनियम और गैलियम में क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था अपन ने, साइज उल्टी हो गई थी ना, गैलियम की ज्यादा एल्युमिनियम की कम हो गई थी, ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, साइज का फेरबदल हो गया, तो गैलियम की ज्यादा होगी। अब यहां पे देखो इंडियम और थेलियम में थेलियम की ज्यादा हो गई, वरना सिंपल ऑर्डर तो ये चल रहा है। पर सर एल्युमिनियम गैलियम में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अब नहीं पूछोगे मैंने, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूरा बता रखा है। ये 3D 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, D10 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस कारण पुअर शिल्डिंग हुई, पुअर शिल्डिंग के कारण क्या हुआ था, जेड इफेक्टिव बढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन लगा तो साइज कम हुई, ये तो था ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में एफ के 14 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, एफ के 14 इलेक्ट्रॉन आए, तो क्या हुआ, 14 इलेक्ट्रॉन वेरी पुअर शिल्डिंग कर देते हैं एफ के, तो एफ के 14 इलेक्ट्रॉन वेरी पुअर शिल्डिंग पुअर हुई, तो जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा तो उसकी साइज क्या होगी, रिड्यूस, तो यहां पे इसकी साइज रिड्यूस हो गई, तो ये इनवर्स हो गया। ठीक है, ओके सर, तो यहां पे इसका एक प्रॉपर ऑर्डर बताओ, प्रॉपर ऑर्डर भी बताएंगे, पहले इसका भी देख लो, फिर इसका प्रॉपर ऑर्डर लिखूंगा अभी, है ना। ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, कम हो रही है, तो लगा दो, पर सर एसएन और पीबी में इन्वर्स हो जाएगी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, तो इसका एक प्रॉपर ऑर्डर लिख लो आप, इसका लिख देता हूं यहां पे, आयनाइजेशन एनर्जी Ie, बोरोन की ज्यादा, फिर थेलियम आ जाएगा, थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम और फिर इंडियम। ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको, ट्रिक है, बात गई, इंग्लिश में लिख देता हूं, बात GAI हो गया ना, बी और टी कैपिटल में है, उसका मतलब है बात गई, तो बी से ये हो जाएगा, टी से एल्यूमिनियम, जी से ए से एल्यूमिनियम, इंडियम। ठीक है, यहां पे तो एक ही चेंज आ रहा है इस वाले में, ग्रुप 14 में, तो ग्रुप 14 का क्या है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 14 क्या लिखोगे, देखो कार्बन की ज्यादा, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा, और इसके बाद में पीबी और एसएन, मतलब यहां पे तो सिंपल है, इन दोनों की इंटरचेंज होगी, पर इसमें तो पूरा ग्रुप ही चेंज हो रहा है, इसलिए ये ट्रिक बता दी तुम्हारे। क्लियर बात, तो ये चीज कर लोगे क्या, पी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कंप्लीट हो गई, यहां पे लिख दो Ie, सब ये आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर है, ये सब, ये ऑर्डर भी आयनाइजेशन एनर्जी का है, बड़ी आयनाइजेशन एनर्जी रहे तो उसका ही ऑर्डर चलेगा। ठीक है, अब देखो डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी बता देता हूं, डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी, डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी में देखो थर्ड ग्रुप, पहले तो देख लो थर्ड ग्रुप की, थर्ड ग्रुप क्या कौन सा है भाई, 3D 4D 5D, ठीक है, उन सीरीज की 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। थर्ड ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम आओगे ना, वही सिंपल चलेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम घटती जाती है, यानी 3D की ज्यादा, फिर 4D की कम, 5D की और कम, ऐसी चलेगी। यानी कौन सा है, स्कैंडियम, फिर इट्रियम, ठीक है, और फिर लेंथेनम, ये हो गया थर्ड ग्रुप का। अगर थर्ड ग्रुप के बाद में बात करूं मैं 4th, 5th, 6th ग्रुप, ठीक है, और 10th ग्रुप की, इनमें क्या ऑर्डर चलता है, इनमें जो ऑर्डर चलेगा 3D की ज्यादा, इनवर्स उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, फिर 4D की, और 4D से ज्यादा 5D की, ये ध्यान रखना 5D की ज्यादा। बचे हुए ग्रुप कौन से हैं भाई, 3 के बाद में 4, 5, 6 तो ये हो गए, 7th, ठीक है, 8th, 9, 11 और 12th ग्रुप। ठीक है, इन ग्रुप्स में क्या चलेगा, जो ऑर्डर है उसकी बात करें तो 4D से ज्यादा होगा 3D का, और 3D से ज्यादा 5D का होगा। अब एक चीज देखो आप, अगर थर्ड ग्रुप को छोड़ दूं मैं, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, यहां पे लिखूं मैं एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप को छोड़ने के बाद में देखूं तो
बचे हुए सारे ग्रुप है ना, फोर्थ से लेके 12th तक, फोर्थ टू ट्वेल्थ, फोर्थ टू 12th ग्रुप, इनमें क्या होगा कि जो 5D सीरीज है ना, 5D सीरीज, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। आपको पता चल रहा होगा कि देखो सबसे ज्यादा 5D की है इन ग्रुप्स में भी, और यहां पे भी 5D की है, यानी 5D की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अगर मैं पीरियड में बात करूं, अगर मैं पीरियड में बात करूं, तो जो आपके 12th ग्रुप वाले एलिमेंट्स है ना, उनकी सबसे ज्यादा जा रही है, और यहां पे जो 3rd ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं उनकी सबसे कम होगी। तो क्या होगा, अगर स्कैंडियम की बात करूं तो ये ग्रुप में नहीं, पीरियड में बात कर रहा हूं, पीरियड में इसकी मिनिमम होगी, इट्रियम की भी क्या होगी, मिनिमम होगी, और लेंथेनम की भी क्या होगी, मिनिमम होगी आयनाइजेशन में। ठीक है, ये खत्म किस पे होता है, जिंक पे, कैडमियम। ठीक है, इनकी क्या हो जाती है, मैक्सिमम होगी। इतनी बात क्लियर। अरे ये पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, देख ये तो ये सारे ग्रुप्स में चल रही है, ये पीरियड्स में चल रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या? अरे पीरियड का मतलब डी ब्लॉक, ओनली डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, और दूसरे मत ले जाना, एस ब्लॉक और इधर पी ब्लॉक, उनकी मत कर देना तुम। ये ओनली इसी में, ये 3rd नहीं लिखा था, यहां पे एच जी आएगा, इसकी होगी मैक्सिमम। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, इन एवरी सीरीज फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट की जो है आयनाइजेशन एनर्जी होगी, वो क्या होगी भाई, फर्स्ट की तो मिनिमम होगी। ओके, और अपन बात करें तो इन एवरी ग्रुप, एवरी सीरीज, एवरी सीरीज मतलब 3D 4D 5D, एवरी सीरीज कौन सी है, 3D है, 4D है और 5D, इन सीरीज की बात कर रहा हूं। सीरीज लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये यहां तक आप नोट करो। अब देखो ये तो मैंने ग्रुप्स में बता दिया आपको, है ना, और बताता हूं। अब देखो पूरी जो बची हुई है ना डी ब्लॉक की, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, उसकी बता दो सर, तो उसकी भी अपन देखते हैं। ठीक है, ये चीजें ज्यादातर ये आती नहीं है, वहां डी ब्लॉक में भी एक बार और बताई जाएगी, ये सारी चीजें रिपीट होगी, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक की चीजें तो वहां पे, है ना, क्योंकि एस ब्लॉक तो है नहीं, वरना एस ब्लॉक की भी रिपीट होती, पी ब्लॉक की भी चीजें रिपीट ही होगी सारी। आ जाओ, देखो मैं लिखूं ऑर्डर, है ना, स्कैंडियम, और फिर ऐसा ही लिख रहा हूं, एस सी है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक की, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। तो क्या लिखोगे, जिंक, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर कॉपर, फेको कॉपर, है ना, फेको कॉपर आएगा पहले ना, फिर निकिल आएगा, फिर मन एमएन आ जाएगा, फिर ते आ जाएगा, फिर अपना क्रोमियम आ गया, वेनेडियम, और लास्ट में तुम्हारा एससी स्कैंडियम आ गया। मैंने तो ऐसे याद रखा, देखो जरा इसको बोल देता हूं जरा, ये है फेको, जरा फेको, कॉपर नहीं, मनते, 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 ते बोलते ना, मन से मनते। ठीक है, क्रोमियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, तो CrVSC कर लो, CrVSC, जब BVSC होता है ना, वैसे CrVSC, ऐसे याद रख रखा है मैंने तो। ठीक है, तो इससे कर लोगे। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी 1 है इसकी, है ना। अब इंपॉर्टेंट है, कहां से एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे क्रोमियम और मैग्नीज की बात की है एनसीईआरटी ने। देखो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बताओ, क्रोमियम और इस मैग्नीज की, Mn की, Cr और Mn की बताओ। Cr का
की कम होगी, Mn की ज्यादा होगी, ये बात है। अब पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के दो एक बार। क्रोमियम का क्या होता है 3d5 4s1 और Mn का क्या होता है 3d5 4s2। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात करूं तो किसकी ज्यादा होगी भाई, Mn की ज्यादा होगी ना, तो Mn लगा दिया। अब मैं क्या करता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करता हूं। आयनाइजेशन एनर्जी 2 में क्या होगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन गया, यहां से भी 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो क्या बचा ये 3d5 और यहां पे क्या बच जाएगा 3d5 4s1। तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 किसकी ज्यादा हो जाएगी, क्रोमियम और मैग्नीज में बात करूं तो ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आपका। समझ रहे हो बात, ये फुलफिल्ड हो गया ना, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन, इस कारण इसकी ज्यादा हो गई। अब देखो एनसीईआरटी में इस चीज को कैसे मॉडिफाई करके रखा है, क्या बोल रखा है इसको, मैंने अभी आपको m+1 IE1O ऐसे बताया था ना सारी चीजें, इसने एनसीईआरटी में क्या बोल रखा है कि कॉपर प्लस की ज्यादा है वो क्रोमियम प्लस की, ठीक है, क्रोमियम है, कॉपर का तो अभी देखेंगे, क्रोमियम प्लस की ज्यादा है Mn प्लस से, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब समझ में आ गई होगी बात, देख क्रोमियम प्लस ये हो गया और Mn प्लस ये हो गया, यानी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड होगी क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर बचा उसमें से एक अब निकालना है। समझ रहे हो बात, अरे मैंने ये चीज समझाई थी ना तुम्हारे को, क्या समझाया था, M है, M में से एक इलेक्ट्रॉन निकला M प्लस बन गया और ये M2 प्लस बन गया, तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ M, इसे बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ M प्लस, और आगे अगर लिखूं और M3 प्लस में कन्वर्ट हो जाए तो इसे बोल सकता हूं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ M2 प्लस, या इसको यही बोल सकता हूं आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ M, इसे बोल सकता हूं आयनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ M, या आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ M प्लस, ये चीज है ना। हाँ तो ये समझ में आई बात आपके, ओके थोड़ा आगे चले, कॉपर का भी दे रखा है तो कॉपर और जिंक वाला भी बता देता हूं, कर लिया नोट, ओके। देखो चलो इसको भी कर देते हैं ना, अभी कर देते हैं पूरे को। देखो जिंक है ये और कॉपर है ये, जिंक की ज्यादा है फर्स्ट तो, ठीक है, हाँ ये चीज देख लो, अभी बताता हूं कॉपर जिंक का क्या रोड़ा है सारा। कॉपर और जिंक की बात करते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, इसका हो गया 3d10 4s2, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात करूं मैं, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट तो किसकी ज्यादा होगी भाई बताओ फटाफट तुरंत बोलो, अभी बताया था तुम्हारे को जिंक की ज्यादा, ये तो पता है ना S2 है। अब मैं आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करता हूं, कॉपर और जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा इसमें, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकाल दो तो ये बचा 3d10, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन एक निकालना है और इसमें क्या होगा 3d10 4s1, अब यहां से तो 1 में से निकलेगा, ठीक है, ये 1 निकल जाएगा, पर यहां पे तो फुलफिल्ड हो गया, इसमें से निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो ये क्या है फुलफिल्ड, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी क्या, ठीक है। अब एनसीईआरटी में इसको किस तरीके से दे रखा है, देखो ऐसे दे रखा है, कॉपर प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है जिंक प्लस से, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1, ये चीज समझ में आई क्या, हो गया। Mn और Fe वाला भी दे रखा है वो भी समझा देता हूं, देखो ये एग्जांपल डिटेल में आराम से बता रहा हूं, देखो कर लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब आ जाओ किस किस की बात करते हैं, Mn और Fe की। सबसे पहले तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो बताओ Mn और Fe का, Mn का 3d5 4s2 और इसका 3d6 4s2, Fe का यही तो होगा,
चलो लिखो तो 3d5 4s2 और इसका 3d6 26 है ना 4s2। अब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात करता हूं। तो फर्स्ट तो आयरन की Fe की ज्यादा है, बताओ। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आयनाइजेशन एनर्जी 2 की। 2 में क्या होगा देखो, Mn और Fe है। अब 2 है तो एक तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा, 3d5 4s1 होगा ये। ठीक है, अरे ये तो 5 था ना, हाँ ठीक है, देख ले। दूसरे में क्या होगा, 3d6 4s1 है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो भी कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ा, Ie2 Fe की ज्यादा है। अब देखो फाइनल, अब आ जाओ, अब Ie थर्ड की बात करता हूं, Mn और Fe की, यहां पे फर्क पड़ जाएगा आपका। Ie थर्ड की बात करता हूं, Ie थर्ड में क्या होगा, ये तो D5 बचा, अब D5 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो D6 है, D5 हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड है तो इसकी एनर्जी, हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है ना भाई। हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर ऑफ एक्टिंग में भी तो बताया था, वही तो कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई, वो कॉन्सेप्ट है, सारे रिपीटेटिवली चल रहे हैं बस। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। हो गया क्या, देख जो 3D सीरीज है ना तुम्हारी, 3D सीरीज में IE3 की बात करूं ना, IE3 की, तो इसमें एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है। IE3 अगर लेफ्ट टू राइट जाता हूं, लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी 3, IE3 लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो IE3 क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, IE3 क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। कौन सा, EXCPT एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, इसको छोड़ के, Mn और Fe को छोड़ के, बस Mn की ज्यादा होगी Fe से, कौन सी, IE3। वरना लेफ्ट टू राइट जाओगे ना तो सारी बढ़ेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। ठीक है, अब F ब्लॉक की बता दो, तो इसे मिटा देते हैं अभी। भाई 5D की सीरीज ज्यादा क्यों थी, कारण पता है, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन लगा था ना वहां, मैंने सारी चीजें बता रखी तुम्हारे को। अगर कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है तो साइज क्या होगी, घटेगी, साइज घटेगी तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी भाई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसलिए 5D की सीरीज, जो 5D है सीरीज, उसके एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, थर्ड को छोड़ के फोर्थ से लेके 12th ग्रुप तक उनकी ज्यादा होती है। ठीक है, ओके सर। अब एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स बचे हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी अपन कर लेते हैं। अब देखो एफ ब्लॉक में अपन बात करें तो कुछ देखो, ये एक स्टेटमेंट आई हुई है क्वेश्चन में, नीट में, ठीक है, एम्स में आई हुई स्टेटमेंट है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2। फर्स्ट और 2 जो है वो, फर्स्ट तो 600 किलो जूल पर मोल है और सेकंड वाली होगी 1200 किलो जूल पर मोल, जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम के इक्वल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज आपकी एक स्टेटमेंट में आई हुई है, तो ये पता होनी चाहिए। यानी फर्स्ट और सेकंड की आयनाइजेशन एनर्जी 600 और 1200 किलो जूल पर मोल है, जो कैल्शियम के आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल है। दूसरी बात, एनसीईआरटी का एक पॉइंट है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड है, लेंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ऑफ लेंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम इज लोअर देन एक्सपेक्टेशन। अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे, मान लो अगर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1200 आनी चाहिए, पर 1200 नहीं आई, वो आ गई अपनी 900 आ गई। मतलब देखो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, उससे ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, और फिर आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ज्यादा होगी सेकंड से, ऐसा तो चलेगा। पर अपन सोच रहे थे कि इसकी 100 है, इसकी 200 है, तो मान लो इसकी आनी चाहिए थी, अपन सोच रहे थे कि 600 आनी चाहिए, पर ऐसी इतनी नहीं है, इसकी आ गई 600 की जगह मान लो इसकी 300 ही आ गई, या इसकी 400 आ गई, है ना। तो एक्सपेक्टेशन से कम आती है, इतनी बात क्लियर है, ओके सर। अब देखो क्यों कम आती है थर्ड वाली, उसका कारण देखो, वो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो रहा है, जिनोन
लेंथ है ना, देखो ये D1 वाले हैं सारे, ये ध्यान रखना, ये भी जिनोन और ये भी जिनोन, ठीक है। इसमें 4f0 5d1 4s2, क्लियर बात। इसमें आ जाएगा 4f14 5d1, d1 आ रहा है इसमें, और ये 6s2। इसमें आ जाएगा आपका 4f14 5d1, सारे d1 के हैं ये, 6s2। अब देखो एक चीज समझो, अगर मैं IE3 करता हूं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, तो 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला, एक इसका निकाल दिया। तो IE3 में अगर मैं IE3 की बात करूं, आयनाइजेशन एनर्जी 3 के लिए क्या होगा, देखो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 और 2। अब थर्ड के लिए D1 है, तो D1 अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो नोबल गैस यानी जिनोन जैसा बन जाएगा। तो अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी देना चाहेगा, ठीक है। कारण ये है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल चुका, अब तीसरा निकाल दूंगा तो देखो ये जिनोन वाले कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। भाई D1 है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन भी दे देगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी दे देगा, ये IE3 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन को देने के बाद में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल गैस या इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन कर रहा है। अब इस वाले में देखो S2 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए मैंने, तो क्या हुआ D1, इसके बाद में ये कौन सा हो गया, D1 से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मैंने, तो ये तो 4f14 में जाना चाहेगा, इसलिए ये कौन सा है, ये तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो गया, फुलफिल्ड हो गया ना, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ये D1 वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है इसे बोलेगा इसको निकाल दो, अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं, तो F14 वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। यहां पे S2 को निकाल दिया, फिर देखो 1 निकल जाएगा, इस 1 को तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि F14 है, ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, तो ये भी 4f14 वाला फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, यानी IE3 इसकी बहुत कम हो जाएगी एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। पर IE2 से कम नहीं होगी, ये ध्यान रखना। IE1 हमेशा IE2 से कम रहेगी और IE2 IE3 से हमेशा कम रहेगी। IE3 ये तो चलेगा ही हमेशा, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की आपकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे चलेंगे, तो इसको आप नोट कर लो।